जब भी कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने जाता है तो ज्योतिषी उस व्यक्ति की कुंडली में बनने वाले शुभ और अशुभ योगों का निरीक्षण करते हैं और शुभ योगों के आधार पर कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा संपन्नता, बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आने वाली है इन योगों की वजह से। और कोई अशुभ या दुर्योग बनता है तो उसका उपाय करा देते हैं, कहते हैं कि इस दुर्योग की वजह से आपके जीवन में सारी परेशानी है, इसका उपाय आप कीजिएगा, उसके बाद आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या दुर्योग, जिनको कि एस्ट्रोलॉजर्स दुर्योग कहते हैं, वो वास्तव में केवल और केवल अशुभ फल ही देते हैं? क्या दुर्योगों का इतना ही काम है कि वो आपके जीवन में केवल कष्ट दे? ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कोई कुंडली जिसमें कि शुभ योगों की मात्रा अधिक होगी, उस कुंडली वाला जातक अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ही नहीं पाएगा। और जिस कुंडली में जितने ज़्यादा दुर्योगों की मात्रा होगी, जिस कुंडली में जितनी ज़्यादा शत्रु ग्रहों की युति होंगी, उनके संबंध होंगे, उस कुंडली वाला जातक उतनी ही ज़्यादा सफलता अपने जीवन में प्राप्त करता है। कारण क्या है? जब भी कुंडली में दो शत्रु ग्रह एक दूसरे को प्रभाव देते हैं, जब भी कुंडली में कोई दुर्योग बनता है तो वो आपके जीवन में संघर्ष तो देता है, किंतु वो आपके जीवन में सफलता भी देता है, क्योंकि सफलता की पहली कुंजी ही संघर्ष है। जब आपको संघर्ष करने के लिए ही नहीं मिलेगा तो आप किस तरह से सफलता प्राप्त करोगे? जब आपको संघर्ष करने के लिए ही नहीं मिलेगा तो आप किस तरह से इस समाज में एक आदर्श स्थापित कर पाओगे, इस समाज में कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओगे? तो इसलिए केवल कोई दुर्योग देखकर उसका उपाय करा देना या ये मान लेना कि कुंडली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, ये बिल्कुल ही निराधार और गलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे योग शेयर करने वाला हूं जिनको कि अधिकांश से ज्योतिष दुर्योग मानते हैं, किंतु जब तक इस तरह की युति या इस तरह के संबंध कुंडली में नहीं मिलते तब तक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। पहला योग है शनि और राहु का, जिसको कि ज्योतिष में श्रापित योग कहा जाता है और इसके नाम पर अनेकों उपाय किए जाते हैं और इसके नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। किंतु मैंने स्पष्ट रूप से अपनी शनि राहु वाली वीडियो में कहा है कि ये योग आपको एक बड़ा प्रोफेशन, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने में अपने आप में सक्षम है। जब तक किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति समाज में एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं कर पाएगा। दूसरा है शनि और मंगल का, जिसको कि ज्योतिष में यम योग कहा गया है। माना जाता है कि जब शनि और मंगल का योग होता है तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सेट नहीं हो पाता, उसको अलग अलग तरह की परेशानियां आती है। किंतु जब तक किसी कुंडली में शनि मंगल का योग नहीं होगा तब तक व्यक्ति एक अच्छा टेक्नीशियन नहीं बनेगा, एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनेगा। अब अगर शनि मंगल के योग की वजह से आप बढ़िया से इंजीनियर बन जाते हैं और एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका नाम पूरी दुनिया जानती है, तो क्या शनि मंगल का योग आपके लिए खराब है? खुद विचार कीजिएगा। तीसरा योग है जब किसी कुंडली में शनि और सूर्य का योग बनता है तो अधिकांश से ज्योतिष कहते हैं कि इस कुंडली में पितृदोष बन गया है, इस पितृदोष की शांति कराओ, इस पितृदोष के उपाय कराओ। जबकि सत्यता यह है, जब तक किसी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध नहीं होगा तब तक जातक को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तब तक जातक को पॉलिटिक्स में सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी पॉलिटिशियन का हॉरोस्कोप उठाकर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का संबंध बन ही रहा होगा। किसी भी व्यक्ति का हॉरोस्कोप उठाकर देख लीजिएगा जो कि गवर्नमेंट जॉब में हो, उस कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध बन ही रहा होगा। अब अगर ये योग इतना बुरा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब का ख्वाब ही छोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिक्स में जाना है तो ये योग आपकी कुंडली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी शांति कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ईश्वर को धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि ईश्वर आपने हमें शनि और सूर्य का योग दिया, जिस वजह से आज हम गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आज हमारे पास एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेटस है। चौथा योग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे कि ज्योतिष में
बहुत ही ज़्यादा बदनाम किया गया है। और जबकि ये बहुत ही ज़्यादा पियस योग है, शुभ गुणों वाला योग है। ये योग है जब किसी कुंडली में शनि और चंद्र का संबंध बनता है। इस योग को ज्योतिष में विष योग के नाम से बदनाम किया गया है, जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा है कि ये योग अर्धनारीश्वर चंद्रमौली योग है। जब किसी कुंडली में योग बनता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की, माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। संघर्ष जरूर जीवन में आते हैं, किंतु कभी भी ये योग आपकी सफलता को नहीं रोकता। इंदिरा गांधी जी का हॉरोस्कोप देखिएगा, शीला दीक्षित का हॉरोस्कोप देखिएगा, विवेकानंद जी का हॉरोस्कोप देखिएगा, केजरीवाल का हॉरोस्कोप देखिएगा। हजारों आपको ऐसे सेलिब्रिटी मिल जाएंगे जिनकी कुंडलियों में शनि चंद्र का योग है, और केवल इस योग की वजह से वो अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाए। और एस्ट्रोलॉजर्स शनि चंद्र के नाम पर दुनिया भर के उपाय और दुनिया भर का डराने का काम करते रहते हैं। पांचवा योग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गुरु और राहु का, जिसे कि ज्योतिष में चांडाल योग कहा गया है। कहा जाता है भाई आपकी कुंडली में चांडाल योग बन गया, राहु की शांति करा लो, नहीं तो बहुत सारी परेशानी हो जाएंगी, आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्लियरली कहा है कि ये योग जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में नहीं बनेगा तब तक वो व्यक्ति समाज की विचारधाराओं से हटकर कुछ नया सोचेगा ही नहीं। जिस कुंडली में गुरु और राहु का योग बनेगा वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा विद्वान होगा। वृहद ज्ञान योग मैंने इसको कहा है। जब कुंडली में गुरु और राहु का योग बनता है तो व्यक्ति समाज की विचारधाराओं को, समाज की रूढ़िवादी विचारों को तोड़कर नए आदर्श स्थापित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से जाना जाता है, अपनी सोच की वजह से जाना जाता है। शुरू में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल आते हैं, लोग उसकी सोच को, उसके विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किंतु एक समय बाद ऐसे लोग समाज में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। छठा योग मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि है गुरु और केतु का, और इसको भी चांडाल योग ही कहा गया है। जबकि नारी ज्योतिष के अनुसार ये ब्राह्मण गण योग है। जब किसी कुंडली में ये योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति वेद, आध्यात्म, ज्योतिष का ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवी, बहुत बड़ा धार्मिक विचारों वाला हो सकता है। सातवां योग आपके साथ शेयर करूंगा चंद्र और केतु का। इसको भी ज्योतिष में ग्रहण योग कहकर बदनाम किया गया है। जबकि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और केतु का योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष जैसे विषयों में पारंगत होता है। जब किसी कुंडली में चंद्र और केतु का योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति किसी को मानसिक पीड़ा से मुक्ति दिलाने में पारंगत होता है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहा हो जिससे कि लोगों का भला हो रहा हो, उनको मेंटल रिलीफ मिल रहा हो, उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और केतु कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाएंगे ही बनाएंगे। तो क्या समाज सेवा करना, लोगों को उनकी परेशानी से मुक्ति दिलाना, उनके दर्द से मुक्ति दिलाना अपने आप में एक दोष है? जब ये दोष नहीं है तो किस तरह से चंद्र और केतु की युति को ग्रहण योग मानकर एक दुर्योगों में लिखा जाता है और इसके दुनिया भर के उपाय किए जाते हैं? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दुर्योग नहीं है, ये दुर्योग जबरदस्ती बनाए गए हैं ताकि उपाय के नाम पर जातक की जेब ढीली की जा सके। आगे शेयर करता हूं मैं आपके साथ मंगल और राहु का योग, जिसे कि अंगारक योग कहा गया है। हालांकि इस योग के कुछ नेगेटिव प्रभाव देखे गए हैं, उसके बाद भी इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि जब तक किसी कुंडली में मंगल और राहु का संबंध नहीं होगा तब तक व्यक्ति टेक्निकल अनुसंधान नहीं करेगा। एलन मस्क की कुंडली में भी मंगल और राहु आपस में संबंध बनाते हैं और वो आप देखिएगा अंतरिक्ष तक अपने अभियान चला रहे हैं। बहुत ही बड़ी टेक्निकल नॉलेज देने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ वर्क करने के लिए, बड़ा इंजीनियरिंग वर्क करने के लिए मंगल और राहु का संबंध होना कुंडली में अति आवश्यक है। मंगल और केतु के लिए भी यही कहा गया है, अंगारक योग कहा गया है। और जब तक कुंडली में मंगल केतु का योग नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को वेपन्स के बारे में, आर्मेशन के बारे में,
बारीक नुकीली चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। सर्जरी को भी अगर कहें तो सर्जरी का ज्ञान भी मंगल और केतु का योग देता है। साथ ही सूर्य और केतु के योग को भी ज्योतिष में ग्रहण योग कहा गया है, जबकि नाड़ी ज्योतिष कहती है ये ध्वज कीर्ति योग है, क्योंकि केतु ध्वज का कारक ग्रह है और सूर्य राज्य का कारक ग्रह है। तो ध्वज किसके पास होगा? राजा के पास ही होगा ना। जब भी किसी कुंडली में सूर्य केतु का योग बनेगा तो वो व्यक्ति को राज्य के द्वारा मान सम्मान दिलाएगा ही दिलाएगा, क्योंकि आपके साथ राज्य और झंडा एक साथ चल रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सूर्य और चंद्र के योग को भी अमावस्या योग कहकर बदनाम किया गया है और इसके बहुत सारे उपाय करा दिए जाते हैं। जबकि आप देखेंगे वास्तविकता ये है, जब किसी कुंडली में अमावस्या योग बनता है, सूर्य चंद्र युति में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा आर्ट टैलेंट से भरपूर मिलेंगे। चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो डांसिंग में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, किसी भी तरह की आर्ट हो, कला उनके अंदर होगी ही होगी। उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप अपनी कला के दम पर, अपने आर्ट के बूते पर अगर दुनिया में छा जाते हैं तो क्या ये एक दुर्योग है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी योग को केवल दुर्योग मान लेना पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे शुभ योग भी ऐसे हैं जो कि कुंडली में बनने पर व्यक्ति का जीवन नष्ट कर देते हैं, किंतु उनको शुभ योग मानकर उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो सबसे पहले जाने कि आपको इस योग ने किस तरह के अच्छे फल दिए हैं, किस तरह के बुरे फल दिए हैं, उसके बाद इनका कोई उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई योग बनता है तो नीचे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने इन योगों के लिए अब तक क्या क्या उपाय कर लिए हैं और किस किस तरह के डर आपके अंदर थे। इन सभी योगों के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इन सभी योगों के पॉजिटिव इफेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,